ट्रंप प्रशासन 2028 तक कानूनी प्रवास में तीव्र कटौती की तैयारी कर रहा है। अमेरिका ने 38 देशों के नागरिकों के लिए वीजा डिपॉजिट लागू किए हैं, जिनमें ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान शामिल हैं। अमेरिकी कांग्रेस के बजट ब्यूरो ने अमेरिका में जनसंख्या वृद्धि का अपना पूर्वानुमान घटा दिया है। मिनियापोलिस में एक इमिग्रेशन रेड के दौरान आईसी के एक अधिकारी ने 37 वर्षीय अमेरिकी नागरिक को गोली मार दी। अमेरिका में वेनेजुएला के शरणार्थियों को नष्ट कर दिया गया। हाल की घटनाओं ने नई अनिश्चितता की लहर कैसे पैदा की? अमेरिकी विदेश विभाग ने फरवरी महीने के लिए अपना नया बुलेटिन प्रकाशित किया है। आज के एपिसोड में बुलेटिन की समीक्षा और मुख्य पूर्वानुमान। कैलिफोर्निया में जल्द ही एक नया संपत्ति कर लागू होने जा रहा है, जिसके लिए अमीर कैलिफोर्नियाई पहले से ही तैयारी कर रहे हैं। नमस्कार प्रिय मित्रों, आज 11 जनवरी है और हमेशा की तरह हम आपके लिए अमेरिका की सबसे ताजा खबरें लेकर आए हैं। मिनियापोलिस में सामाजिक लाभों में धोखाधड़ी के घोटाले के बाद प्रवासन बलों द्वारा एक बड़े पैमाने पर अभियान शुरू किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने प्रवासन नियंत्रण के तहत एक सख्त अभियान के तहत लगभग 2000 संघीय एजेंट, जिनमें आईसीई और अमेरिकी सीमा सेवा के कर्मचारी शामिल हैं, मिनियापोलिस भेजे हैं। इस अभियान का उद्देश्य उन लोगों की पहचान करना है जिन पर देश में अवैध रूप से रहने का संदेह है, खासकर उस बड़े घोटाले के मद्देनजर जो सामाजिक लाभ प्रणाली में धोखाधड़ी से जुड़ा है और सोमाली प्रवासियों द्वारा चलाए जा रहे डे केयर नेटवर्क से संबंधित है। मैं याद दिला दूं कि यह घोटाला यूट्यूब पर एक वीडियो प्रकाशित होने के बाद शुरू हुआ था। कंजर्वेटिव ब्लॉगर निक शर्ली का वीडियो, जिसमें उन्होंने कई डे केयर सेंटर्स पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। इन वीडियो में दिखाया गया है कि वह उन सेंटर्स में जाते हैं जिन्हें सरकारी बजट से फंडिंग मिलती है और इन संस्थानों में कई तथाकथित मृत आत्माएं पाई जाती हैं। यानी कागजों पर ये सेंटर्स खुले हैं और वहां बच्चे दर्ज हैं, लेकिन असल में ये जगहें खाली पड़ी हैं और पैसे बस धोखाधड़ी की योजनाओं के तहत निकल जाते हैं। ये पैसे सोमाली समुदाय की जेब में चले जाते हैं। इसके ठीक बाद और फिर तुरंत ही वास्तव में कुछ समय बाद तत्पश्चात वीडियो के प्रशासन ने मिनेसोटा में चाइल्ड केयर प्रोग्राम्स के लिए लगभग $185 मिलियन सालाना की संघीय फंडिंग को फ्रीज करने का फैसला किया। अमेरिका की आंतरिक सुरक्षा मंत्री क्रिस्टी नोएम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सेंट पॉल में हुई एक गिरफ्तारी में खुद भी हिस्सा लिया। पिछले ही हफ्ते 150 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जिन पर हत्या, हथियारबंद डकैती जैसे गंभीर अपराधों का आरोप है। हालांकि गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति का संबंध सोमाली समुदाय से नहीं था। इस स्थिति पर मिनेसोटा के गवर्नर टिम वॉल्स ने भी बयान दिया। उनके अनुसार यह राजनीतिक विरोधियों को नष्ट करने और कानून के शासन को कमजोर करने की एक सुनियोजित कोशिश है। और अब इसी स्थिति की अगली कड़ी में मिनियापोलिस में एक आईसी अधिकारी ने एक विशेष अभियान के दौरान 37 वर्षीय अमेरिकी नागरिक महिला को गोली मार दी। 7 जनवरी 2026 को मिनियापोलिस में आव्रजन और सीमा शुल्क पुलिस, जिसे आमतौर पर आइस कहा जाता है, के एक अधिकारी ने 37 वर्षीय रेने निकोल गुड को घातक रूप से घायल कर दिया, जो अपनी कार चला रही थी और आईसीई अधिकारियों के वैध आदेशों का पालन नहीं कर रही थी। इस वीडियो ने अमेरिकी समाज में काफी बहस छेड़ दी है। सोशल मीडिया के कुछ उपयोगकर्ताओं ने लिखा कि यह आईसी अधिकारी द्वारा स्पष्ट रूप से अपने पद का दुरुपयोग है, जबकि दर्शकों के एक अन्य हिस्से ने आईसी अधिकारी की कार्रवाई को पूरी तरह से उचित ठहराया, क्योंकि मृत महिला ने वैध आदेशों का पालन करने से इनकार कर दिया था और अपनी कार आईसीई अधिकारी की ओर मोड़ दी थी। इसके अलावा इंटरनेट पर एक और वीडियो सामने आया है, जिसे एक अलग कोण से फिल्माया गया है और इसमें यह देखा जा सकता है कि वास्तव में कार आईसीई अधिकारी की ओर बढ़ाई गई थी और एक पल ऐसा भी आया जब कार वास्तव में उससे टकरा गई। अगर इस मामले को औपचारिक रूप से देखा जाए तो सच में महिला ने, जो एक उच्च जोखिम वाले वाहन चला रही थी, जानबूझकर उसे तथाकथित कानून प्रवर्तन अधिकारी यानी कानून व्यवस्था के कर्मचारी की ओर मोड़ दिया और ऐसी स्थिति में अधिकारी को हथियार का इस्तेमाल करने का अधिकार था। लेकिन दूसरी ओर यह भी ध्यान देने की जरूरत है कि जीवन के लिए खतरे की गंभीरता कितनी थी और क्या अधिकारी इस खतरे का सही आकलन कर सकता था। मौके पर आइस का अधिकारी मौजूद था। बाद में ऐसे वीडियो सामने आए जिन्हें खुद आइस के अधिकारी ने रिकॉर्ड किया था।
आओ। आंतरिक सुरक्षा मंत्री क्रिस्टी नोएम ने कहा कि आईसीई के अधिकारी कथित तौर पर बर्फ में फंसी एक कार की मदद कर रहे थे और उन पर दबाव डाला गया प्रचारकों की ओर से। उनके अनुसार रेने गुड ने एजेंटों का रास्ता रोक दिया, उनके आदेश मानने से इनकार कर दिया और कार को हथियार की तरह इस्तेमाल करते हुए एक अधिकारी को कुचलने की कोशिश की, जिसे विभाग ने आंतरिक आतंकवाद का कृत्य बताया। आधिकारिक बयान के अनुसार अनुभवी एजेंट ने निर्देशों के अनुसार काम किया और 3 गोलियां चलाईं। उस समय जब कार का बम्पर फायरिंग की स्थिति में नहीं था, वह उसके पैरों के पास आ गया था। वहीं मिनियापोलिस के मेयर जैकब फ्रे ने इस संस्करण को सख्ती से खारिज करते हुए इसे पूरी तरह बकवास बताया। उन्होंने आईसीई पर शहर में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया और मांग की कि संघीय एजेंट मिनियापोलिस से तुरंत बाहर निकल जाएं। डोनाल्ड ट्रंप ने भी आईसी अधिकारी की कार्रवाई का समर्थन किया और उसे उचित ठहराया। मुझे लगता है कि यह घटना अमेरिका के कानूनी क्षेत्र में अभी लंबे समय तक चर्चा का विषय बनी रहेगी। आखिरकार अदालत यह तय करेगी कि इस मामले में बल का प्रयोग कितना सही था। और आप क्या सोचते हैं, क्या इस स्थिति में आईसीई अधिकारी की कार्रवाई उचित थी? अपनी राय कमेंट में लिखें। फोर्ब्स पत्रिका ने बताया है कि डोनाल्ड ट्रंप की प्रशासन 2028 तक वैध प्रवास की मात्रा को कम करने की तैयारी कर रही है। पत्रिका की जानकारी के अनुसार ट्रंप प्रशासन 2026 में वैध प्रवास की मात्रा को 6 लाख से अधिक लोगों तक कम करने की योजना बना रही है अपने पूरे दूसरे राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान। मुख्य उपायों में शरणार्थियों की स्वीकृति में भारी कटौती शामिल है, हर साल 1 लाख से अधिक लोगों की, जिससे कुल मिलाकर 2028 तक कम से कम 4 लाख लोग हो सकते हैं। इसके अलावा 16 दिसंबर को एक राष्ट्रपति उद्घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें अमेरिकी नागरिकों को 29 देशों से अपने जीवन साथी, बच्चों, माता पिता, भाइयों और बहनों को देश में प्रवेश के लिए प्रायोजित करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह दुनिया के सभी देशों का लगभग 20% है। विश्लेषकों के अनुसार यह निर्णय अगले 3 वर्षों में वैध प्रवास की मात्रा को लगभग 2 लाख लोगों तक और कम कर सकता है। अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा को 20 जनवरी 2021 से इन देशों के नागरिकों के सभी मामलों की पुनः समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है। प्रकाशन के अनुसार अमेरिकी सरकार हर साल लगभग 10 लाख अवैध प्रवासियों को देश से निकालने की तैयारी कर रही है। टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टेटस, जिसे टीपीएस कहा जाता है, और अधिकांश देशों के लिए मानवीय पैरोल कार्यक्रम को रद्द करने की योजना है। पहले ही आज अर्थशास्त्री विशेषज्ञों का अनुमान है कि ये कदम अमेरिकी अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। नेशनल फाउंडेशन फॉर अमेरिकन पॉलिसी के अनुसार 2028 तक अमेरिका में लगभग 70 लाख श्रमिकों की कमी हो सकती है और 2035 तक यह संख्या 1 करोड़ 60 लाख तक पहुंच सकती है, जिससे वार्षिक आर्थिक विकास दर लगभग 1/3 तक घट सकती है और सभी अमेरिकी नागरिकों के जीवन स्तर में गिरावट आ सकती है। मैं याद दिला दूं कि अमेरिका में प्रवासी पारंपरिक रूप से श्रम शक्ति में वृद्धि और उत्पादकता बढ़ाने में योगदान करते हैं, खासकर जब आबादी बूढ़ी हो रही हो। वॉशिंगटन की एक अदालत ने हैती के नागरिकों के लिए टीपीएस को रद्द करने की ट्रंप प्रशासन की कोशिश पर विचार शुरू कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप की प्रशासन टीपीएस को रद्द करने की एक और कोशिश कर रही है। यह टेम्पररी प्रोटेक्टेड स्टेटस टीपीएस है, जो लगभग 3,50,000 हैती नागरिकों के लिए है, जिसकी अवधि फरवरी 2026 की शुरुआत में समाप्त हो रही है। यही फैसला फिलहाल वॉशिंगटन की फेडरल कोर्ट की निगरानी में है। जज अन्ना रीस ने इस पर संदेह जताया कि अमेरिकी सरकार ने यह फैसला केवल एक पंक्ति में ही क्यों तर्कसंगत ठहराया है। संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि हैती में सुरक्षा की स्थिति में सुधार हो रहा है। विशेष रूप से इस दस्तावेज में यह रेखांकित किया गया है कि 2021 में निर्वाचित राष्ट्रपति की हत्या के बाद देश की राजधानी का एक बड़ा हिस्सा नियंत्रण में है। गैंगों के और मानवीय संकट केवल और भी गंभीर होता जा रहा है। वकील, जो प्रशासन की कार्रवाइयों को चुनौती दे रहे हैं, कहते हैं कि हैती के नागरिकों के लिए टीपीएस को वापस लेने का फैसला राजनीतिक कारणों और नस्लीय पूर्वाग्रहों से प्रेरित है, न कि देश की स्थिति के वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन से। न्यायाधीश इस मुद्दे पर 2 फरवरी 2026 से पहले फैसला सुनाने का इरादा रखते हैं। वेनेजुएला, हैती और कई अन्य अफ्रीकी देशों के नागरिकों के लिए कई दर्शकों के मन में यह सवाल आ सकता है कि हमें हैती के नागरिकों की खबरों की क्या जरूरत है। असल में यह खबर हैती के नागरिकों के बारे में कम और अमेरिका में इस समय बन रही कानून के पालन की प्रक्रिया के बारे में ज्यादा है। और कल इसी प्रक्रिया का सामना किसी भी देश के नागरिक को करना पड़ सकता है।
अमेरिकी प्रशासन ने अपनी तथाकथित वीजा बांड नीति को 25 और देशों तक बढ़ा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने वीजा बांड नीति का विस्तार करते हुए इसमें मुख्य रूप से अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के 25 और देशों को जोड़ दिया है। अब यह कार्यक्रम कुल मिलाकर 38 देशों को कवर करता है, जिसमें तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान भी शामिल हैं। नई नीति के अनुसार उन देशों के नागरिक जो सामान्य परिस्थितियों में टूरिस्ट या बिजनेस वीजा प्राप्त कर सकते थे, अब B1B2 श्रेणी के आवेदकों को 5, 10 या $15,000 की जमानत राशि जमा करनी होगी। सटीक राशि का निर्धारण वीजा इंटरव्यू के दौरान काउंसुलर अधिकारी द्वारा किया जाएगा। ये नियम 21 जनवरी 2026 से लागू होंगे। अब अमेरिका का वीजा प्राप्त करने के लिए आवेदकों को एक फॉर्म पर हस्ताक्षर कर उसे जमा करना अनिवार्य है। I-352 फॉर्म जो अमेरिकी आंतरिक सुरक्षा मंत्रालय का है, उसे भी भरना होगा और वित्त मंत्रालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जमानत की शर्तों से सहमत होना होगा। यह कार्यक्रम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीति के तहत तथाकथित वीजा ओवरस्टे को रोकने के लिए उठाया गया अगला तार्किक कदम है। ट्रंप प्रशासन के अनुसार ऐसे कदम आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करते हैं, हालांकि इससे प्रभावित देशों के नागरिकों के लिए अमेरिका की यात्रा महंगी और सीमित हो जाती है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि इस श्रेणी के नागरिकों के लिए फिलहाल केवल 3 हवाई अड्डे निर्धारित किए गए हैं जिन पर वे आ सकते हैं। ये हैं बोस्टन का अंतर्राष्ट्रीय लोगन हवाई अड्डा, न्यूयॉर्क का जॉन एफ कैनेडी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और वॉशिंगटन डलेस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। असल में तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान के सभी नागरिकों को चाहिए कि वे अमेरिका की टूरिस्ट और बिजनेस वीजा के नए नियमों को ध्यान से पढ़ें। मैं याद दिला दूं, आप यह जानकारी अमेरिकी दूतावास की वेबसाइट पर देख सकते हैं। अपने देश में अमेरिकी कांग्रेस के बजट ब्यूरो ने अगले दशक में अमेरिका की जनसंख्या वृद्धि का अपना पूर्वानुमान घटा दिया है। तो पूर्वानुमान के अनुसार देश की जनसंख्या वृद्धि 70 लाख लोगों तक कम हो जाएगी। अपडेट किए गए आकलनों के अनुसार अमेरिका की जनसंख्या 2026 में 34.9 करोड़ से बढ़कर 2035 तक 35.7 करोड़ हो जाएगी, जो कि पहले के अनुमानों की तुलना में काफी कम है। ब्यूरो के अनुसार जनसंख्या वृद्धि में मंदी का मुख्य कारण ट्रंप प्रशासन की कड़ी प्रवासन नीति है, जिसके चलते अवैध प्रवासियों का प्रवाह कम हुआ है। साथ ही 2025 में विदेशी छात्रों की संख्या में भी तेज गिरावट आई है। साथ ही पूर्वानुमान में कानूनी ग्रीन कार्ड धारकों की संख्या में कुछ वृद्धि की उम्मीद की गई है। ग्रीन कार्ड इसके अलावा अमेरिका में जन्म दर में देखी जा रही गिरावट भी एक अतिरिक्त घटक के रूप में बनी हुई है। ब्यूरो के पूर्वानुमान के अनुसार पहले ही 2030 तक अमेरिका में हर साल जन्म लेने वालों की संख्या मौतों की संख्या से कम हो जाएगी, जिसका अर्थ है कि यदि प्रवासन न हो तो जनसंख्या में संभावित गिरावट आ सकती है। CNN ने उन समस्याओं के बारे में बताया है जिनका सामना हाल की घटनाओं के बाद अमेरिका में सैकड़ों हजारों वेनेजुएला वासियों को करना पड़ रहा है। प्रकाशन के अनुसार अमेरिका में लगभग 7,70,000 वेनेजुएला वासी ऐसे हैं जिनकी कानूनी स्थिति स्पष्ट नहीं है। हालांकि ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क और डोरवेल जैसे स्थानों में, फ्लोरिडा में वेनेजुएला की घटनाओं के बाद जब अमेरिकी अधिकारियों ने तानाशाह मादुरो को हिरासत में लिया, बड़े पैमाने पर उत्सव मनाए गए। लेकिन अमेरिका में अधिकांश वेनेजुएला वासी चिंतित हैं कि देश में अब भी दमनकारी तंत्र मौजूद है। ऐसी हस्तियों के नेतृत्व में जैसे डेल्सी रोड्रिगेज, आंतरिक सुरक्षा मंत्री क्रिस्टी नोएम ने फॉक्स न्यूज संडे पर कहा कि वेनेजुएला अब अधिक स्वतंत्र हो गया है। मादुरो की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने प्रवासियों से CBP होम ऐप के माध्यम से वापस लौटने का आह्वान किया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जिन लोगों से TPS का दर्जा छीन लिया गया है, वे शरणार्थी का दर्जा पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं UCAS यह भी जोर देता है कि वह मौजूदा कानून के तहत शरण के अनुरोधों पर विचार करना जारी रखता है और वेनेजुएला के नागरिकों के लिए प्रक्रियाओं में अभी तक कोई औपचारिक बदलाव नहीं हुआ है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या अमेरिकी सरकार और न्यायिक संस्थाएं वेनेजुएला को स्वतंत्र और सुरक्षित मानेंगी? अमेरिकी विदेश विभाग ने फरवरी 2026 के लिए वीजा बुलेटिन प्रकाशित किया है। सामान्य समीक्षा के आधार पर फरवरी महीने में मामलों की समीक्षा में प्राथमिकता मिली भारत और चीन के नागरिकों को। बुलेटिन के अनुसार सबसे अधिक उपलब्ध वीजा AB1 श्रेणी के हैं, यानी प्रायोरिटी वर्कर्स, यानी दस्तावेज जमा करने की प्रक्रिया बिना किसी प्रतीक्षा सूची के उपलब्ध है। जहां तक AB2 वीजा की बात है, वहां प्रतीक्षा सूची 3 से 4 सप्ताह की है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार इस समय लगभग 25,000 आवेदक समीक्षा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। AB3 के लिए 12,600 लोग और AB4 के लिए 1,22,934 लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। साथ ही 2026 के लिए डाइवर्सिटी वीजा से जुड़ी एक दिलचस्प जानकारी भी उल्लेखनीय है।
तो अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा प्रकाशित बुलेटिन के अनुसार डाइवर्सिटी वीजा लॉटरी कार्यक्रम के तहत 55,000 तक इमिग्रेशन वीजा जारी किए जाते हैं। सभी वीजा 6 भौगोलिक क्षेत्रों के बीच वितरित किए जाते हैं। इसके साथ ही एक देश के लिए अधिकतम 7% वीजा का नियम लागू होता है। यह लगभग 3,500 वीजा प्रति देश होता है। CIS देशों के नागरिक जैसे रूस, यूक्रेन, कजाकिस्तान, बेलारूस, उज्बेकिस्तान और अन्य यूरोप क्षेत्र में आते हैं। उनके लिए क्षेत्र के सामान्य नियम लागू होते हैं, कोई अलग से प्रतिबंध नहीं है। तो यूरोप क्षेत्र के लिए जनवरी में 8,500 कोटा निर्धारित किया गया है। इसका मतलब है कि DV 2020-26 के विजेताओं के लिए, जिनका नंबर 8,500 से कम है, वीजा उपलब्ध है। मैं याद दिला दूं कि वीजा जारी करने पर रोक के बावजूद कार्यक्रम अभी भी चालू है और CIS देशों को इस लॉटरी में भाग लेने की अनुमति है, क्योंकि इन देशों के नागरिकों ने पिछले 5 वर्षों में सीमा नहीं पार की है। इसीलिए यदि आप CIS देश के नागरिक हैं और 2026 में ग्रीन कार्ड लॉटरी जीतते हैं, तो जितना जल्दी हो सके DS 260 फॉर्म भरें और दस्तावेजों तथा मेडिकल जांच की तैयारी शुरू करें। ट्रैवल स्टेट गव वेबसाइट पर स्टेट डिपार्टमेंट का बुलेटिन नियमित रूप से जांचते रहे या फिर हमारे एपिसोड देखें। याद रखें, वीजा के लिए दस्तावेज जमा करना DV-2020-6 के लिए 30 सितंबर 2020-6 से पहले ही किया जाना चाहिए। इसके अलावा ताजा जानकारी के अनुसार यह संभावना ज्यादा है कि आपको व्यक्तिगत इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। याद दिला दूं, पहले यह प्रक्रिया चयनित लोगों के लिए ही होती थी। अगली खबर कैलिफोर्निया से आई है। वहां निकट भविष्य में संपन्न लोगों पर नया टैक्स लगाने की योजना है। यह एक बार का 5% टैक्स है जो उन अरबपतियों के शुद्ध पूंजी पर लगाया जाएगा जो 2026 की शुरुआत में कैलिफोर्निया के निवासी हैं। याद दिला दूं कि यह टैक्स तभी लागू किया जाएगा अगर मतदाता नवंबर 2026 में इस विवादित टैक्स को मंजूरी देते हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार आज कैलिफोर्निया में लगभग 200 आधिकारिक अरबपति रहते हैं। आज ही कई अमीर कैलिफोर्निया वासी योजना B बना रहे हैं, यानी वे अपना निवास स्थान बदल रहे हैं और मतदान के लिए पंजीकरण करवा रहे हैं। वे दूसरे राज्यों में अपने DMV और मेडिकल रिकॉर्ड स्थानांतरित कर रहे हैं, साथ ही अपने जीवन के नए केंद्र भी स्थापित कर रहे हैं। सबसे प्रसिद्ध संभावित करदाताओं में मार्क जुकरबर्ग हैं, जिनकी संपत्ति लगभग 12 अरब डॉलर है, जेनसन हुआंग 8 अरब डॉलर के साथ और लैरी पेज 12 अरब डॉलर के साथ। इस विधेयक की पहल यूनाइटेड हेल्थ केयर वर्कर्स यूनियन ने की थी। इस विधेयक को बिलियनियर्स टैक्स एक्ट 2026 नाम दिया गया है। इस कर से 5 वर्षों में 100 अरब डॉलर की अपेक्षित आय होगी। इस कानून को आगे बढ़ाने के लिए नवंबर 2026 तक कैलिफोर्निया के 8,75,000 लोगों के हस्ताक्षर जुटाने होंगे। कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम इस विधेयक के सार्वजनिक रूप से विरोध में हैं। एक राज्य स्तर पर संपत्ति पर कर लगाना नीचे की ओर दौड़ शुरू कर देता है, उन्होंने अपने कार्यालय में कहा। विपक्षी और मौजूदा सरकार दोनों ने इस दौड़ के लिए पहले ही फंडिंग शुरू कर दी है। आपका क्या विचार है? क्या कैलिफोर्निया में संपत्ति पर कर लगाया जाएगा? कृपया अपनी राय टिप्पणियों में लिखें। प्रिय मित्रों, आज का एपिसोड इन्हीं खबरों पर आधारित था। आशा है कि यह आपके लिए उपयोगी रहा होगा। अगर आपके पास कोई सुझाव या टिप्पणी है तो कृपया उन्हें टिप्पणियों में लिखें। मैं सभी टिप्पणियां पढ़ता हूं और समय पर जवाब देने की कोशिश करता हूं। आपको शुभकामनाएं और सफलता की कामना करता हूं।